हे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। मेरा नाम है ऋषभ एंड मैंने मास्टर्स करी है एनआईटी सूरत से। और अपन जो ये सीरीज़ पढ़ रहे हैं वो मोल कंसेप्ट की सीरीज़ है। मैंने 4-5 वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है। और अगर आपको डिटेल में मोलैरिटी एंड वो सब कुछ पढ़ना है तो आप इस सीरीज़ में ज़रूर चेक करिए। मैंने मोलैरिटी का डाल दिया है। और इंट्रोडक्शन जानना है मोल का तो भी मैंने रख रख लिया है। और हाँ, इस जो सीरीज़ में अपन जेई नीट के दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। और सीबीएसई वाले के भी लगभग कभी कभार एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी ले रहे हैं। लेकिन बस यही है कि सीबीएसई और उनके लिए मैंने कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। तो आप बेझिझक इसका कंसेप्ट देखिए और आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप जेई और नीट वाले तो मैंने काफ़ी सारे पीवाईक्यूज़ करवाए। दूसरी बात, एक मैं पीवाईक्यू यानी कि प्रॉपर जो आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं उसका एक सीरीज तो नहीं, लेकिन इसी मूल कंसेप्ट के अंदर आखिरी में 1 या 2 वीडियो मैं प्रॉपर उस पीवाईक्यूज़ पर डालूंगा, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज़ होंगे। और एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि बहुत बार नीट के अंदर एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं सीधा सीधा एनसीईआरटी के। और पहले पहले तो एआईपीएमटी वगैरह में भर भर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आते हैं, तो अभी भी आते हैं। और भले ही एनसीईआरटी में से उठ के आए या नहीं आए, अपन को क्या मतलब, अपन को तो कंसेप्ट से मतलब है। और वो कंसेप्ट मैं अपने पूरी सीरीज़ में अच्छे से चल रहा है। सो अपन शुरू करते हैं इसका मूल कंसेप्ट का एक बहुत शानदार सा टॉपिक, जहाँ पे अपन को फाइंड करना होता है एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो लेट्स स्टार्ट। तो अपना पहला पेज है मूल कंसेप्ट। और जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, मेरा नाम ऋषभ एंड मैंने मास्टर्स करी एनआईटी सूरत में केमिस्ट्री के अंदर। और जो आज का जो टॉपिक है, यानी कि जो आज अपन पढ़ने वाले हैं वो है क्या, एम्पेरिकल फार्मूला। और मैंने अगर यहाँ पे आपसे पूछूं कि क्या एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करने में करना आता है आपको, तो आप किसी को आता है, जिनको आता है वो इसको स्किप करें, जिनको नहीं आता वो ज़रूर देखें, आप सीख जाएंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने में दिक्कत होती है, टफ लगता है, तो ये वीडियो जो है, अगर ये सब कुछ है, परसेंटेज कंपोजिशन में भी दिक्कत है, एम्पेरिकल फार्मूला में दिक्कत है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में दिक्कत है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं इतने अच्छे से समझाऊंगा कि इसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड एक चीज़ मैं आपको बोल देता हूँ, ये दोनों समझने के लिए आपको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। और इसके तो पीवाईक्यू आते ही आते हैं। ये मतलब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और जस्ट इससे पहले वाले वीडियो के अंदर वैसे मैंने ये करवा दिया है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि इसको वापस से लिखाऊं, ताकि जिन्होंने मान लो उस वीडियो में नहीं समझा होगा और जो इस वीडियो को देख रहे हैं डायरेक्ट, तो वो इस वीडियो को, इस चीज़ को अच्छे से कर लें। और जिन्होंने पहली वाली, इससे पहले वाली वीडियो देख रखी है, तो इसको स्किप कर देना। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। तो अपन स्टार्ट करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन से। तो एक बच्चा पूछता है कि सर परसेंटेज का तो मुझे पता है, क्योंकि मेरे 10वीं में सर 37% बने थे और मैं जस्ट पास हुआ था, तो परसेंटेज का तो मुझे पता है। लेकिन सर मेरे को कंपोजिशन का मतलब नहीं पता इतना, क्योंकि ये वर्ड कम सुना है। परसेंटेज तो सर सुना है, क्योंकि मेरे दोस्त के सर आए थे एकदम 89% आए थे, और वो सर फर्स्ट हमको बोल रहा था कि अपन, अरे मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, अपन दोनों सेम है, अपन दोनों सेम है। मैं तो सर 37% से जस्ट पास हुआ हूँ, और वो सर 89% ला के सर टॉप कर रहा है सर। तो सर परसेंटेज का तो मुझे आइडिया है। और एक अगर इसको थोड़ा सा अगर अपन परसेंटेज को तोड़ें, तो पता है परसेंटेज को आप पता है पर और सेंट, ऐसे दो लिख सकते हैं। ये दोनों अलग अलग चीज़ है, पर और सेंट। सेंट का मतलब होता है 100, और पर कब लग जाता है, जब डिवाइड आ जाता है। तो परसेंट को इस वे में अपन लिखते हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँ। फिर अपना जो मेन अपने को डिस्कस करना है वो है कंपोजिशन, कि सर कंपोजिशन होता क्या है। लाइक जब परसेंटेज कंपोजिशन की बात हो रही है, तो कंपोजिशन का मतलब क्या है। तो कंपोजिशन का मतलब बस इतना समझ जाओ कि कोई भी चीज़ किसी ना किसी चीज़ से मिलके बनी होगी। मान लेते हैं कि अपन एक फॉर्मूला लिखते हैं, क्या, ए बी, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला लिखा अपन ए बी। तो क्या आप इसको देख के बता सकते हैं कि सर ये किसी दो कंपोनेंट से मिलके बना है, ठीक है, दो कंपोनेंट से मिलके बना है। ए और बी को जब अपन ने मिक्स किया, तो इसका ए एंड बी का एक अपना अपना एक हिस्सा है, उस हिस्से से अगर इसको मिलाते हैं तो ए बी बनता है। एक मिनट। तो सर कहीं आप यही तो नहीं कह रहे कि कंपोजिशन का मतलब कहीं ये तो नहीं हुआ कि पर्टिकुलर एलिमेंट्स वगैरह का एक कंपाउंड के अंदर कितना हिस्सा है। तो आप सही समझे, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं बोलूं कि ए जो है और जो बी है, ए बी बनाने के लिए ए तो चाहिए कितना, 40%, और बी चाहिए कितना, 60%। तो एक सॉरी, कुछ भी एक मान लेते ए एक्स और बी एक्स, बी वाई।
तो अगर ये चाहिए, ए चाहिए 40% और बी चाहिए 60%, तो सर अपना फॉर्मूला क्या बनेगा, ए एक्स और बी वाई का फॉर्मूला क्या बनेगा, वो अपन इंपेरिकल फॉर्मूला उसमें पढ़ेंगे। सो कंपोजिशन का आप मतलब जान गए होंगे कि कंपोजिशन ऐसी चीज जो आपका कंपाउंड बना है उसके अंदर पर्टिकुलर एलिमेंट का कितना हिस्सा है, कितना पार्ट है। समझ गए? हाँ सर समझ गए। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं मोल के रेशियो में ऐसे मैं बात करूं कि नंबर के रेशियो में बात करूं, नंबर के रेशियो में, तो कि सर इस फॉर्मूले को देख के मुझे समझ में आता है नंबर के में, ठीक है, नंबर वाली बात कर रहा हूँ कि नंबर में तो सर मुझे समझ में आता है कि ए और बी है, तो उसका मतलब ये है कि सर एक ए आया होगा, एक बी आया होगा, और दोनों ने मिलके एक कंपाउंड क्या बना दिया होगा, ए बी। तो हाँ सर ये तो क्लियर है कि नंबर की रेशियो में बात कर रहे हैं, तो कि एक ए होगा एक बी होगा, तो दोनों ने मिलकर बना देगा ए बी। तो सर जब आप बोल रहे हैं, एक बार बार नंबर बोल रहे हैं कि नंबर की रेशियो में बात कर रहे हैं, तो नंबर के अलावा और किसके अंदर हो सकता है कंपोजिशन? तो नंबर के अलावा हो सकता है अपना मास के अंदर। कि मैंने पूछ लिया कि भाई आपने, आपकी जैसे दो दोस्त है, एक ए है एक बी है, आप दोनों की दोस्ती है, तो ए है एक बी है, लेकिन क्या जरूरी है कि आपकी जो दोस्ती हो रही है आप दोनों के बीच में, आप दोनों का मास भी सेम हो सकता है ना कि एक छोटा हो एक बड़ा हो, एक छोटा हो एक बड़ा हो, तो अपन बोल सकते हैं कि यार इन दोनों की दोस्ती है और दोनों एक एक बंदे ही है, दोनों एक एक पर्सन है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो ए है और जो बी है दोनों का मास भी सेम हो। ठीक है, तो मास अलग अलग हो सकता है, तो मैं मास का कंपोजिशन भी पूछ सकता हूं कि जो ए है वो कितने पार्ट में जुड़ रहा है, यानी कितने हिस्से में ए जुड़ रहा है और कितना बी जुड़ रहा है। समझ गए? तो मास का कंपोजिशन भी निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको, देखना। मैं बोलता हूं कि तीन लड़के हैं। कितने? तीन लड़के हैं, और तीन लड़कों का क्या नाम है, चिंटू, मिंटू एंड पिंटू। ठीक है, कि सर ये तो मेरे दोस्तों का नाम काहे ले रहे हैं आप? तो तीन लड़के हैं, क्या, चिंटू एंड मिंटू और पिंटू। इन तीनों ने क्या किया कि एक एग्ज़ाम खत्म हुए 10th बोर्ड के, तो इस बोला कि यार तुम सब लास्ट दिन है एग्ज़ाम के बोर्ड का, तो आप सब तुम लोग क्या करना कि पैसे वैसे लेके आना, अपन पार्टी करने चलेंगे, पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खाएंगे और सब कुछ करेंगे। तो कह रहा है ठीक है एकदम, कि हाँ मैं भी पैसे ले आऊँगा, तू भी पैसे ले आना और तू भी पैसे ले आना। तो ये सब अपने घर पे गए और बोला कि मम्मी पैसे दो। चिंटू ने बोला कि मम्मी पैसे दो, मिंटू ने बोला मम्मी पैसे दो, और पिंटू ने बोला मम्मी पैसे दो। तो क्या हुआ कि चिंटू की मम्मी ने बोला कि नहीं नहीं, बाहर का नहीं खाना है, तुम बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हो, ये वो, अभी ऐसा नहीं, अभी तंगाई चल रही है, सब कुछ ऐसा है। तो क्या नहीं नहीं बाहर। तो मम्मी, वो चिंटू बोला, जिद करके बोला कि यार मम्मी प्लीज़ पैसे दो पैसे दो। तो चिंटू ने क्या हुआ कि 100 रुपये लाए। मिंटू ने मांगे तो मिंटू की मम्मी ने 200 रुपये दिए, और पिंटू थोड़ा रहा ठहरा अमीर, और उसके अभी सब कुछ सब शांति चल रही थी, तो उसने लाए 300 रुपये। जब तीनों आए, बोर्ड का एग्जाम दिया, अब बोला कि अब एग्जाम खत्म हो गए, अब स्कूल से होगी छुट्टी और अपन अब जाएंगे पार्टी करने। तो तब उन्होंने देखा, जब इन तीनों ने बोला कि लाओ पैसे इकट्ठा करते, कितने हुए पैसे देखते हैं। तो बोला कि अरे यार पैसे जो है अपना, एक तूने 100 रुपये लाए, तूने मिंटू ने 200 लाया और पिंटू ने 300 लाए, तो तीनों का अगर जब अपन सम कर रहे हैं तो अपने पास 600 रुपये बन रहे हैं। अब अपन को सारी जो पार्टी करनी है, जितनी भी पार्टी है, वो सब 600 रुपये में करनी है। कह रहा ठीक है 600 रुपये में पार्टी करेंगे। फिर क्या हुआ कि गए वो शॉप पे गए, और उनके पास क्या आया, पिज़्ज़ा आया। पिज़्ज़ा आया। अब पिज़्ज़ा आया, तो पिज़्ज़ा ने, उसने क्या हुआ कि तीन लोग थे, तो तीन लोग के हिसाब से उसने 6 भाग में कट किया कि सबके दो दो हिस्से आ जाएंगे। वो तो बेचारा शरीफ था, तो दुकान वाला, उसने बोला कि यार तीन लोग हैं तो दो दो हिस्से आएंगे तो हो जाएगा। लेकिन पिंटू थोड़ा चालाक था। पिंटू ने बात, जैसे ही चिंटू 2 पीस उठा रहा था, तो मिंटू ने बोला कि यार तू 2 क्यों उठा रहा है? तो कह रहा है क्यों भाई, अपन तीनों हैं, दोस्त है, हम पैसा वैसा लाए, तीनों एक साथ खाएंगे, मतलब सब सेम खाएंगे। कह रहा हाँ, तीनों सेम क्यों खाएंगे, मैं सबसे ज़्यादा पैसे लाया हूँ, फिर मिंटू उसके हिसाब से पैसे लाया, और तू सिर्फ 100 रुपये लाया है, तो यार तू क्यों सबसे ज़्यादा क्यों खा रहा है, तू सबके बराबर क्यों खा रहा है, तू उतना ही खा जितना तू पैसा लाया। तो यार चिंटू यार उदास हुआ, उसने कहा चल ठीक है यार, मैं उतना ही खाता हूँ जितना मैं पैसा लाया हूँ। तो उसने एक स्लाइस उठा लिया। पिंटू ने कहा मिंटू भाई तू अपने हिसाब से दो दो स्लाइस उठा ले, तू 200 रुपये लाया है, 2 स्लाइस उठा ले। और क्योंकि क्योंकि मैं लाया हूँ 300 रुपये, तो मैं 3 स्लाइस अपनी उठाऊंगा। अरे ठीक है। तो क्या इस चीज से आप बता सकते हो कि इनका कंपोजिशन क्या होगा, कि आपने, इन्होंने खाया किस किस वे में होगा? तो कि हाँ सर, जितना मिंटू पैसे लाया, अगर उसको डिवाइड बाय 100, मतलब 600 कर दो, यानी कि उसका टोटल, मतलब जितना मिंटू, उसका जितना हिस्सा था डिवाइड बाय टोटल कर दो, तो उसका
पार्टीशन निकल जाएगा? यस सर निकल जाएगा 1/6। सेम मिंटू का निकल जाएगा सर, निकल जाएगा कि 200 डिवाइड बाय 600 करोगे तो इसका भी निकल जाएगा 2/6 एंड पिंटू का हो जाएगा कितना 3/6। सो ये मैं कहना चाह रहा हूं इस पूरी चीज से कि एक वो जो चिंटू है उसने जितना हिस्सा अपना दिया, अगर ज्यादा हिस्सा दिया होता तो उसका पार्टीशन ज्यादा होता, कम हिस्सा दिया होता तो उसका पार्टीशन कम होता। यानी कि जब भी आप है ना पार्टीशन मतलब कितना उसका कंपोजिशन रहा, कितना उसने उसमें सहायता करी है, उस पैसों को जोड़ने में उसने कितनी सहायता करी है, तो जितना उसने मनी उसने दी है, जितनी मनी उसने दी है डिवाइड बाय टोटल मनी। समझ पा रहे? ये कंसेप्ट है। बस एक बार ये चीज आपको क्लियर हो गई कि उसने जितने पैसा दिया डिवाइड बाय क्या हो गया, टोटल मनी, कि जितना था ठीक है उसको डिवाइड कर दो किससे, जितना उसने दिया है। समझ गए? तो कि हाँ सर समझ गए। तो अगर अब मैं सीधा अब अपने कंसेप्ट पे आऊं तो मैं इसको हटाता हूं और अपने कंसेप्ट पे आता हूं और एग्जांपल लेता हूं किसका, H2O का। सबसे बेसिक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं H2O का और फिर उसको परसेंटेज कंपोजिशन को समझाते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगी। लेते अपन क्या एग्जांपल, H2O। अब मैंने बोला इसके अंदर सर एक चीज तो क्लियर है, मैं देख के ये तो बता सकता हूं कि सर दो तो अपने हाइड्रोजन है और सर एक है अपना ऑक्सीजन। ये तो अपने नंबर के फॉर्म में बता दिया कि सर अगर हाइड्रोजन दो जोड़ेंगे और एक ऑक्सीजन जुड़ेगा तब जाके अपना H2O बनेगा, कि वह सही बात है। लेकिन मुझे सर आप मुझे बताओ कि मास मास का कंपोजिशन बताओ कि जो हाइड्रोजन है उसका मास का कंपोजिशन कितना है और ऑक्सीजन का मास का कंपोजिशन कितना है। तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं सर, आपने जैसा उसमें समझाया था कि जो जितना पैसा दे रहा है डिवाइड बाय टोटल पैसा कर दो, उसका कंपोजिशन निकल के आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो इस मास के टर्म के अंदर कैसे बात करेंगे कि जो जितना मास दे रहा है उसमें, ठीक है, जो जितना मास दे रहा है, नंबर से फर्क नहीं पड़ेगा, जो जितना मास दे रहा है वो डिवाइड बाय क्या कर दो, टोटल मास कर दो। ठीक है सर, आपका बात समझ में आ रही है। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मास होता है सर 1। तो इधर कितने, इसका मास कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया। सर ऑक्सीजन का मास कितना होता है सर 16, ठीक है, और इधर एक ही है तो उसका एक ही रहेगा। तो जब मैं अब पूछता हूं परसेंटेज कंपोजिशन पूछता हूं, परसेंटेज कंपोजिशन पूछता हूं किसकी, सर हाइड्रोजन की पूछो एक बार। तो आप बोलना कि सर जितना हाइड्रोजन का मास उसने जितना पार्टिसिपेट किया, जितने भी हाइड्रोजन थे उसने पार्टिसिपेट किया, डिवाइड बाय टोटल करो। ठीक है सर, टोटल करते हैं तो इन दोनों का टोटल करोगे, इन दोनों का तो कितना होगा 18, दोनों को जोड़ोगे 18। तो हाइड्रोजन कितने थे सर, 2 हाइड्रोजन थे, एक मतलब एक हाइड्रोजन का मास कितना, एक, तो डिवाइड बाय कितना 18। सर तो आपका आंसर आ गया 1/9। अगर परसेंटेज की बात कर रही है, अगर परसेंटेज की बात हो रही है तो ये हो गया कितना इंटू 100 कर दो तो 100/9 आ गया, विच इज अराउंड 11.11%। ठीक है। तो सर मुझे अगर मैं चाहूं तो ऑक्सीजन का भी निकाल सकता हूं, बेशक निकाल सकते हो। चाहे तो आप ऐसे करके निकालो, ऑक्सीजन का ऐसे करके निकालो, कैसे कि 16 इंटू 1, 16 एक ऑक्सीजन का मास, कितने ऑक्सीजन है 1, डिवाइड बाय 18, विच इज क्या हो गया 16/18, सॉरी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही कर देते चलो, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 88 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। इसका आंसर आया 11 पॉइंट कुछ समथिंग, 11.111 और 88.89 कुछ समथिंग ऐसा आएगा। तो सर अगर एक बात पूछो, अगर मैंने परसेंटेज कंपोजिशन हाइड्रोजन का निकाल दिया तो क्या मैं 100 में से माइनस कर दूं तो इसका आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अगर दो ही कंपाउंड है H2O बना ही अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके है, इनका परसेंटेज कंपोजिशन और इसका भी परसेंटेज कंपोजिशन इन दोनों से मिलके बना है, तो सर अगर इसका मेरा आ गया था 11.11 समथिंग, तो ये क्या 100 में से माइनस करूं, इसको 100 में से 11.11 माइनस करूं तो ऑक्सीजन का आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, ऑक्सीजन का आ जाएगा। ठीक है, चाहे आप ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार एक का निकाल दो और दूसरे का निकल जाएगा। क्यों, रीजन है, मान लो कि कभी 2-3 चीज देखो, ए बी और सी देखो, सिर्फ आपने ए का निकाला और बोला बी का ना उसमें से माइनस कर देना, नहीं, क्योंकि उसमें सी भी प्रेजेंट है। जब सिर्फ दो ही है तो एक का निकाल दो, दूसरे का माइनस करके निकाल दो। ठीक है सर, मतलब मुझे परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब तो समझ में आ गया, लेकिन सर आप क्या परसेंटेज कंपोजिशन का एकदम फॉर्मूला वगैरह बता दूंगे कि हाँ सर मैं ये लगाऊं और आपका मेरा काम हो जाए, तो आप बिल्कुल बेशक आपको फॉर्मूला बताता हूं क्या, कि परसेंटेज कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का कंपोजिशन मेरे को फाइंड करना है तो वो किसके बराबर होगा, मास ऑफ एलिमेंट,
ठीक है सर, समझ में आ गया, आपने उधर हाइड्रोजन का मास लिया था, इनटू नंबर, एन लिख रहा हूं, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो एन ही लिख रहा हूं अभी यहाँ पे, ये मोल मत समझना, लिख देता हूं नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट ई, डिवाइड बाय सर टोटल मास। और सर टोटल मास किसका? अरे अपने कंपाउंड का भाई, जिसका आप निकाल रहे हैं, कंपाउंड के अंदर कंपोजिशन निकाल रहे हैं ना, तो अपने टोटल मास किसका? कंपाउंड का। इनटू में सर अरे यार कैसे करें इसको, इनटू में क्या करना है? 100 करना है, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये सेलेक्ट होगा क्या? हाँ हो तो जाएगा वैसे। तो इनटू में क्या करना है अपन को? 100 करना, करते हैं, ये हो गया अपना, थोड़ा सा इधर आ गया और थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं, ठीक है। और इनटू में क्या कर दो आप? 100 कर दो। यस सर, इनटू में 100 कर देंगे। इनटू में 100 क्यों कर रहे हैं सर? अरे अपन को परसेंटेज निकालना है, तो इनटू में 100 होगा, समझ गया? तो ये अगर फॉर्मूला आप लगा देते हो कि किसी भी एलिमेंट का किसी कंपाउंड के अंदर कंपोजिशन निकालना है, तो क्या करो, सिंपली उस एलिमेंट का मास लिखो। अब वो जो एलिमेंट है कितने बार है, तो उसका नंबर लिख दो कि मास, अगर हाइड्रोजन जैसे H2 के अंदर हाइड्रोजन 2 थे, तो 2 किया, इनटू उसका मास लिखा 1, डिवाइड बाय उस कंपाउंड का टोटल मास लिख दो, जैसे उस H2 में 18 था तो 18 लिखा, इनटू 100 करो, तो उसका जो परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगा। सर बस इतना ही करना? यस, इतना ही करना है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, मतलब इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ रहे? ठीक है, तो परसेंटेज कंपोजिशन तो सर सन में आ गया। तो मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ फटाफट, कि आप मुझे Na2SO4 का परसेंटेज कंपोजिशन निकालोगे, परसेंटेज कंपोजिशन निकालोगे हर एक एटम का। हर एक एटम मतलब सर कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ Na निकालना है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, और परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फर निकालना है, ठीक है। अगर मैं थोड़ी सी हिंट दे दूं, हिंट अगर दे दूं, ठीक है, क्या करना, Na जितने हैं उसका मास से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड बाय करना टोटल, ये आपका परसेंटेज कंपोजिशन है। इतना सिंपल है। बाकी S और O आप खुद निकालिए, और उसके आंसर मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो जैसे अपना परसेंटेज कंपोजिशन हो गया फर्स्ट टॉपिक, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मुझे लगता है कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो जैसे ही परसेंटेज कंपोजिशन हो गया, तो उसके बाद अपन क्या निकालेंगे? इंपेरिकल फॉर्मूला। कि सर इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकलता है? लेट्स सी इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकलता है। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है सर, पहले मुझे ये बता दो, ताकि मैं निकाल दूंगा। मैं सर इतना आपने परसेंटेज कंपोजिशन समझा दिया है, तो लगभग लगभग मैं इंपेरिकल फॉर्मूला भी निकाल दूंगा। आप मुझे बस बता दो कि इंपेरिकल फॉर्मूला होता क्या है। सो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, इसको अगर मैं बोलूं एक सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कंपाउंड, ये समझ लो कि नोट, जैसे एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल लिखते हैं अपन, कि कोई भी मॉलिक्यूल है, इसको वापस पूरा हटाते, और मैं बोलता हूं कैसे, कि नोटेशन, नोटेशन ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल इन सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ देयर मोल्स बोलो, चाहे स्टाइक्योमेट्री, समझ रहे कैसे? अगर मैं बोलता हूं A2B4C2, जैसे मैंने बोला, देख दो एकदम इजीली वे में समझ में आ जाएगा। अगर मैंने बोला ये है A2B4C2, ठीक है, तो क्या ये सिंपलेस्ट रेशियो में है? अभी ये इनकी जो मोल्स है, ये मोल्स बोलो, चाहे आप इसको स्टैइक्योमेट्री बोलो, या चाहे इसके नंबर बोलो कि A2 है, B4 है और C2 है, तो क्या ये जो नंबर्स है वो इसके सिंपलेस्ट रेशियो में है? सिंपलेस्ट रेशियो को कैसे फाइंड करते हैं कि सिंपलेस्ट रेशियो में है या नहीं है? कि कोई एक ऐसा नंबर जिसका अगर अपन डिवाइड दे तो और डिवाइड ना जाए, तब उस समय वो सिंपलेस्ट रेशियो में होंगे। लेकिन अपन को साफ दिख रहा है कि सर ये 2 से डिवाइड जा रहा है, ये भी 2 से जा रहा है और ये भी 2 से जा रहा है, तो जैसे अगर इसको अपन 2 से डिवाइड देते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो अपन इसको लिख देंगे सर AB2C। सर अब क्या इसको मैं डिवाइड दूं, तो क्या सर हाँ 2 से डिवाइड जा रहा है, तो देखो सर ये 1/2 हो गया, ये B हो गया और ये C 1/2 हो गया। लेकिन यहाँ पे कैसे नंबर आ गए? फ्रैक्शन में आ गए। कैसे नंबर आ गए? फ्रैक्शन में आ गए। तो सिंपलेस्ट रेशियो तो आना चाहिए। सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब ये होता है कि वो एक होल नंबर के फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है, होल नंबर।
होल नंबर के रेशियो में आना चाहिए, और ये 1/2 और 1/2 नहीं आना चाहिए। यहाँ पे सर आना मेरे को होल नंबर के फॉर्म में दिख रहा है कि हाँ 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है और 1 दिख रहा है। तो ये अपना सिंपलेस्ट रेशियो हो गया। तो कोई भी अगर कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मान लो एम और एफ, एम नॉट एफ, तो अगर उसको सर डिवाइड करता हूँ तो ये अपना एम्पेरिकल फार्मूला आ जाएगा। हाँ जी, एम्पेरिकल फार्मूला आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन इतने इजी नहीं आते कि आपको दे दिया फिर तो जेई और ये नीट और ये सब हलवा हो जाएगा, सब लोग कर लेंगे, है ना। ये मैं तो अभी तक सिर्फ आपको एक मीनिंग बताई कि एम्पेरिकल फार्मूला होता क्या है, कि ऐसी चीज जिसका जो नोटेशन अगर अपन करें स्टाइक्योमेट्री या उनके मोल्स का रेशियो या उनके नंबर्स का रेशियो, तब एकदम सिंपल रेशियो में आ जाए कि अब उसके बाद में डिवाइड नहीं होता। तो ये अपना क्या बन गया, एम्पेरिकल फार्मूला बन गया। तो सर इसको फाइंड कैसे करते हैं, आ जाओ बताता हूँ फाइंड कैसे करते हैं। तो ये फाइंड होता है ऐसे, आपको कोई परसेंटेज कंपोजिशन दी होगी, कैसे मैं बताता हूँ। किसका एग्जांपल लें, हाइड्रोजन का लें और ऑक्सीजन का, क्योंकि अभी अपन ने निकाला था कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2O, उसमें ना क्वेश्चन में दे रखी होगी ऐसे परसेंटेज दे रखी होगी, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला देंगे आपको और उसमें एलिमेंट्स देंगे और एलिमेंट्स के परसेंटेज कंपोजिशन देंगे। तो उस आपने फाइंड किया कि सर उन्होंने गिवन दिया कि सर इसका जो हाइड्रोजन का है उसका इतना है, और जो अपना ऑक्सीजन है तो उसका लगभग 88.89 समथिंग करके परसेंटेज है इनके कंपोजिशन। ये उसने दे दिया कि हाइड्रोजन इतना प्रेजेंट है और ऑक्सीजन इतना प्रेजेंट है H2O के अंदर। पहले अपन ने क्या किया था, परसेंटेज कंपोजिशन में क्या किया था कि सर H2O दे दिया था और बोला था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या उसमें परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगा। तो आपने फाइंड किया कैसे कि हाइड्रोजन का मास, जितना हाइड्रोजन है मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो किससे, टोटल से। यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है, अब यहाँ पे आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, कैसे देखते हैं। तो ये हाइड्रोजन था, आपको एक का परसेंटेज इतना दे रखा है, एक का परसेंटेज इतना दे रखा है। सो परसेंटेज आपको पता है कि 100% के अंदर से ही दे रखा होगा, ये और ये 11.11 और 88 ये, कि हाँ सर इतना इसी में से दे रखा होगा। तो क्या मैं समझूं, क्या मैं इसको ये समझूं कि परसेंटेज है 100 में, तो इसको मैं अगर 100 ग्राम ले लूं, ठीक है, ये जो परसेंटेज कंपोजिशन वाले हैं उसको ग्राम में ले लेना आप, सारी चीजें बन जाएगी, एक एक क्वेश्चन बनेगा। क्या करना कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अब जैसे मैंने बोला आपको कि आपके 60% बने, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आता है कि 60% को 60% ही रखते हो, या बोलते हो कि हाँ 100 में से शायद मेरे 60 मार्क्स आए होंगे इस वजह से मेरे को 60% बोला होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर कोई बोलता है कि मेरे 35% बने हैं, तो उसका दिमाग में सबसे पहले क्लिक करता है कि अच्छा मेरे 35 मार्क्स आए होंगे 100 में से, तब मेरे क्या बने होंगे, 35% बने होंगे। सेम वैसे ही अगर मैंने बोला कि इसका कंपोजिशन 11% है और इसका कंपोजिशन 88% है, इसका मतलब सीधा सा है कि 100 ग्राम में से 11 ग्राम हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन 88 ग्राम होगा। कि हाँ सर समझ में आ गया कि जैसे अपन परसेंटेज उधर अपन को बोलते हैं कि मार्क्स आए परसेंटेज, तो वैसे ही इधर मास का परसेंटेज बात करता हूँ कि 100 अगर होगा 100% में से अगर इतना इतना परसेंट है, तो इतना समझ जाना कि उसका मास दे रखा है किस फॉर्म में, कि अगर 100 ग्राम लूंगा तो 11 ग्राम तो हाइड्रोजन होगा एंड 88 ग्राम समथिंग ऑक्सीजन होगा। हाँ सर क्लियर है। तो बस फिर ये कितना 100 ग्राम में से इतना ग्राम ये, इतना ग्राम ये। अगर आपने मेरे से पहली मतलब इस सीरीज की पहली वीडियो देखी होगी तो वहां पे मैंने मोल का बताया था, और मोल का मैंने बताया कि आपके दिमाग में मोल नाम सुनते ही एक तो आना चाहिए नंबर, कि मोल क्या होता है कि सर एक ये नंबर है जो एटम्स या पार्टिकल्स की क्वांटिटी बताता है। क्वांटिटी मतलब ये कितने कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। यस सर। दूसरा सर आपने एक बात बताई थी कि अगर मोल है तो उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कि अगर मोल दे दिए तो अपन को सर मास पता है। अगर मैं बोल रहा हूं मैंने मोल दे दिए तो मुझे सर उस कंपाउंड, मैंने बोला कि 1 मोल NaCl है, तो मैं आंख बंद करके बोल दूंगा कि हाँ सर मुझे NaCl का मास पता है कितना है। मैंने बोला 1 मोल ऑक्सीजन, मैंने बोला 1 मोल ऑक्सीजन है, उसका मतलब आप सीधा बोलोगे कि सर मुझे पता है कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। सेम वैसे ही आपको मेरे को इसका फॉर्मूला बताना है m/m0। m0 क्या है, मॉलिक्यूलर मास, और या फिर मोलर मास बोल दो। अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास हो गया, यानी कि ये 1
मोल मॉलिक्यूल्स का मास है। अगर नॉर्मल एटम है तो 1 मोल एटम का मास है, मोलर मास जिसको बोलते हैं। और ये जो मास है वो अपने को गिवन है, सॉरी ये मास वो चीज़ है, ये तो अपन को ऑलरेडी पता होता है, वी नो दिस, ठीक है, वी नो दिस। लेकिन ये चीज़ है या फिर तो अपन को फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है, या फिर क्वेश्चन में ये गिवन होगा तो अपन को मोल्स फाइंड करने पड़ेंगे, तो ये चीज़ वो हो गई, ठीक है। तो वी अब इधर गिवन है, इधर गिवन है कि सर इधर इसने दे दिया कि 11 तो सर है ना, 11.11 तो है ना ग्राम हाइड्रोजन है, यानी कि क्या मैं मोल्स फाइंड कर सकता हूँ? देखो गिवन है तो क्या मैं मोल्स फाइंड कर सकता हूँ? बिल्कुल सर फाइंड कर सकते हैं। इसके नीचे आप यहाँ पे इसका मोलर मास या जो भी है वो आप लिखिए। तो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है सर? 1 होता है, कोई बात नहीं, तो इसका 11.11 आ गया। और सर ऑक्सीजन का भी लिखिए, तो ऑक्सीजन का सर इसका मास गिवन है, बिल्कुल गिवन है, 88.89 समथिंग है। सो इसको डिवाइड करिए किससे? 16 से। क्यों 16 से कर रहे हैं? क्योंकि सर इसका एटम का मास उतना ही तो होता है कि हाँ सर होता है। तो ऑक्सीजन कितना आया? ये आया कितना? अराउंड अराउंड 11 आया। हाँ सर 11 आया, ये अपना आया 11। और ये कितना आया? अराउंड अराउंड 5.5 आएगा। हाँ सर आएगा। तो मैं कह सकता हूं, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूं, ठीक है, क्योंकि अपन को थोड़ा और लिखना है। ये मैं आपको बता रहा हूं इसलिए थोड़ा लंबा जा रहा है, बाकी इतना सिंपल है ना जिसकी कोई हद नहीं, ठीक है। तो सर मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो अपने हाइड्रोजन थे वो तो 11 थे, और जो अपने ऑक्सीजन थे वो अपने कितने थे? 5.5। इसको डिवाइड करूँगे तो हाइड्रोजन 11 मोल और ऑक्सीजन 5 मोल। तो सर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 11.11 समथिंग और इसका 5.5। अगर सर मैं इसको सिंपलेस्ट रेशियो में लिखना चाहूँ तो क्या मैं सर लिख सकता हूँ ऐसे, ये 2 और ऑक्सीजन 1, 5.5 का इसको डिवाइड दोगे तो ये आएगा 2 और 1। हाँ सर बिल्कुल बेशक आएगा। तो हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो इससे इससे सर फॉर्मूला बनाओ, तो आप बनाओगे क्या? H2O। तो यही अपना क्या हो गया? एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। समझ रहे हैं कितना आसान था? कि कुछ नहीं करना है, परसेंटेज कंपोजिशन गिवन होगा, जितना परसेंटेज कंपोजिशन है उसको ग्राम मान लो, ठीक है, क्योंकि 100% दे रखा है 100 में, तो अपन 100 ग्राम में मान लेते हैं। दो बहुत इजी ट्रिक बता रहा हूँ कि जितना परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है उसको 100 मान, टोटल को 100 मान लो, 100 में से जितना परसेंटेज सबका है उसको उतना उतना ग्राम मान लो। जैसे उतना उतना ग्राम माना, उन सबको उनके क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास से डिवाइड कर दो। उन सबके, उन सारे आइटम के मोलर मास से, जो भी है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के मोलर मास से डिवाइड करना, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के मोलर मास से डिवाइड करना। जैसे ही आपने उन सबको उनका डिवाइड किया, उन सबके क्या आ गए? मोल। मोल को आप ऐसे लिखना इस फॉर्म में कि हाइड्रोजन के नीचे उनके मोल लिखना, ऑक्सीजन के नीचे उनके मोल लिखना, और मान लो यहाँ पे कुछ और भी आता, कुछ भी आता, ठीक है, उसके हिसाब उसके नीचे उसके मोल लिखना। उन सबको डिवाइड करना किस में? सिंपल रेशियो में। यहाँ पे सिंपल रेशियो ऐसा रहा कि 5.5 और 11 ये डबल होता है, तो मैंने इसको किया डिवाइड, तो 2 और 1 आ गया। अब ये और फर्दर डिवाइड नहीं होता, तो वही अपना इंपेरिकल फॉर्मूला होगा। ये सर क्लियर है? तो सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बहुत आसान है, बस इंपेरिकल फॉर्मूला को बस एक कदम आगे बढ़ोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल जाएगा। जैसा मैंने बताया था, मान लो कि A2B C, मान लो ये है अपना एक इंपेरिकल फॉर्मूला गिवन है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है, अपन को नहीं पता जब तक वो मास ना दे दे। यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला A4B2C2 भी हो सकता है, A8 मतलब, लेकिन होगा सारे इसके मल्टीपल्स में, B4C4 ऐसे भी हो सकता है, और भी कुछ भी हो सकता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। लेकिन हाँ, अगर मास फिक्स कर दे, ये जो चीज़ है मास, वो अगर फिक्स कर दे कि इस मॉलिक्यूल का मास इतना है, तो आप गैस करना कि अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो कितना निकल के आता है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, क्लियर करता हूँ, देखते हैं। H2O वाला एग्जांपल इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि H2O का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है, एम्पेरिकल फार्मूला भी यही है। ले अपन एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला कि एक मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको हमेशा मास दे देगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर फाइंड करवा रहा है तो मास दे देगा वो, कि उस मॉलिक्यूल का, क्योंकि जब तक मास नहीं देगा तो अपन, वो रेशियो में है तो अपन रेशियो में तो कितना ही ले सकते हैं ना। समझ रहे हो कि अगर मैंने बोल दिया A B और A B2 और C है, अगर मैं बोलता हूँ कि ये रेशियो में है, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये सिंपलेस्ट रेशियो में है, तो ये इसका भी तो रेशियो हो सकता है, A4B8C4, इसका रेशियो भी निकालोगे तो ये सिंपलेस्ट रेशियो आएगा, A8B16
और C8, इसका भी रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे तो ये आएगा। तो ऐसे तो अपन फिर डिसाइड कैसे करेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? तब चीज आती, तब रोल आता है किसका? मास का। कि अगर मास दे देगा तो शायद इस इसका मास अपन कैलकुलेट करेंगे एक, और इन सारा मास कैलकुलेट करेंगे तो वो इससे मैच कर जाएगा। शायद इसका मास कैलकुलेट करेंगे तो वो इससे मैच कर जाएगा। तो सर ऐसे मैं क्या करते बैठूं, कितों का मास करके कैलकुलेट करने बैठूंगा, तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये जो चीज़ आ रही है ये यहाँ पे रुक रही है, कहाँ रुक रही है? तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको मास गिवन हो, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे कि आपको मास जो भी गिवन हो उसका आप डिवीजन कर दो, किससे? जो आपका इंपेरिकल फॉर्मूला का मास है, मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। सर इतना आसान? हाँ इतना आसान। बस कि जो भी अपने को मास दिया उसको अगर मैं डिवाइड कर दूं इंपेरिकल फॉर्मूला से, इंपेरिकल फॉर्मूला के मास से, तो अपना क्या एक नंबर आ जाएगा, कोई भी एक नंबर आ जाएगा एक्स। तो हाँ सर इस एक्स का क्या करना है? कुछ नहीं, एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो किस में? इंपेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई कर दो इंपेरिकल फॉर्मूला में। तो सर आप कहना चाह रहे हैं कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो अपना बना वो क्या ये है? ए एक्स बी 2x और सी एक्स, बेशक वही है। अगर ये इंपेरिकल फॉर्मूला था तो इसको x से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया? ए एक्स बी 2x सी एक्स। ठीक, मैं एक्स इसलिए बोल रहा हूँ कि अपन को पता नहीं ना, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ये डिवाइड करने पे क्या रही, तो अभी अपन ने अननोन लिया, अभी पता नहीं है अपन को। तो एक्स मान लो 2 आता है, तो आप अगर एक्स की वैल्यू 2 आती है, एक्स इक्वल्स टू 2, तो आप क्या करोगे पता है? A2 B4 C2, ये आपका क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सर इतना आसान था? हाँ इतना आसान है सच्ची में। लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर मॉलिक्यूलर फार्मूला इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है। मैंने आपको एक एक चीज़ खोल के रख दी आपके सामने कि इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, और परसेंटेज कंपोजिशन तो मैंने आपको बोल रहा हूँ, इससे अच्छे तरीके से नहीं समझ पाओगे। ये बहुत एकदम वो चिंटू मिंटू और उन सब का एग्जाम्पल लिया, इतना गिर गया हूँ मैं कि चिंटू मिंटू और ये सब कर रहा हूँ। बट ये चीज़ आपको समझाने के लिए है और वो बहुत बहुत काम आएगी आपके, ठीक है? इस मोल कंसेप्ट वाले चैप्टर में तो बहुत काम आने वाली है। और वो एक्चुअली परसेंटेज कंपोजिशन कुछ नहीं है, मतलब ये रियल लाइफ के अंदर भी यूज आता है कि आपने कितना हिस्सा दिया, आपने कितना हिस्सा, तो बताओ क्या होगा, वही वाला चीज़, ठीक है? तो सर हाँ मुझे क्लियर हो गया, लेकिन अभी भी सर मुझे क्या है कि थोड़ा थोड़ा डाउट आ रहा है, मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं हुआ। आप थोड़े बहुत क्वेश्चन करवा दोगे ना तो मुझे लगता है कि यार क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ थोड़े क्वेश्चन करवा दो। बिल्कुल सर, क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी से। किससे स्टार्ट करते हैं सर? एनसीईआरटी से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर अपन सर एक नीट का भी क्वेश्चन करेंगे, फिर अपन जेई का भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? चलो करते हैं। तो मैं बोलता हूं कि क्वेश्चन पढ़ो आप। डिटरमाइन द इंपेरिकल फॉर्मूला, डिटरमाइन द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन which has 69.9% iron and 30.01% dioxygen by mass। तो अगर मैं बोलता हूं कि ये चीज दे रखी है, यानी कि आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे? कैसे? अभी करते हैं अपन। कहाँ गया? हाँ, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला आपको कि जितना भी परसेंटेज कंपोजिशन है, ऑफ कोर्स वो होगा तो 100 में से ही। ये सर होगा तो 100 में से। तो फिर क्या दिक्कत है? जो 100% है उसको 100 ग्राम मान लो। हाँ सर मान लिया। तो 100 ग्राम में से आयरन तो सर इतना ग्राम है, 69 पॉइंट समथिंग। हाँ सर है। और जो ऑक्सीजन वाला है वो इतना ग्राम है, 30 ग्राम, 30.1 ग्राम। हाँ सर है। बस फिर क्या दिक्कत है? इनको इनके मॉलिक्यूलर या मोलर, सॉरी एटम के मास से डिवाइड करो। मोल्स आया, मोल को सिंपल रेशियो में लिखो और काम बन गया अपना। कह रहा है हाँ सर है तो सर सिंपल सिंपल लग रहा है, बहुत सिंपल लग रहा है। अच्छा सर एफी का जो क्या बोलते हैं मास कितना होगा, तो मुझे भी याद नहीं। तो मैंने क्या किया, खोली है पीरियडिक टेबल, और मैंने यहाँ पे दिखा कि एफी का मास कितना है। और एफी का मास मुझे यहाँ पे नज़र आता है, कहाँ लिखा हुआ है एफी ये रहा। तो एफी का मास मुझे यहाँ पे नज़र आता है 55.845। कि ठीक है सर, ये चीज़ समझ में आ रही है, बढ़िया से समझ में आ रही है। तो मैं इसको जब यहाँ पे जाता हूँ कि सर 50 ये है, अब मैं इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ करूँगा। 69.9 समथिंग का डिवाइड दे रखा है तो इसको लिए कैलकुलेटर यूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो मैं डिवाइड करता हूँ। 69.9 डिवाइड बाय 55.85 विच इज़ अराउंड ये आ रहा है इक्वेट 1.25। और ऑक्सीजन का भी कर देते हैं, 1 डिवाइड बाय
डिवाइड बाय क्या हो गया, कैलकुलेटर अटक क्यों रहा है फोन? 30.1 डिवाइड बाय 1.25। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका आंसर 1.8। तो ऑक्सीजन का आंसर आया क्या, यहाँ पे लिखते हैं 30 को, इसको डिवाइड किया किससे, 55.5 से, आंसर आया 1.25। इसको डिवाइड किया किससे, 16 से, तो इसका आंसर आया कितना, 1.8। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं अलग से लिख देता हूँ कि सर जो अपना Fe के जो मोल्स है, अच्छा ये क्या है, ये मोल्स ही तो है, कि जो मास गिवन है डिवाइड बाय उनके मॉलिक्यूलर सॉरी एटॉमिक मास, उनका जो एटम का मास है वो डिवाइड किया, मोलर मास जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे भी वही हुआ कि सर जितना गिवन मास है उनका मोलर मास से डिवाइड किया, और जो आंसर आया वो ये है, मोल्स है। तो एफ के नीचे मैं उसके मोल्स लिख दूँ 1.25, और ऑक्सीजन के नीचे उनके मोल्स लिख दूँ 1.8। ये तो मोल्स आ गए, क्या आ गए, मोल्स। तो सर अगर मैं इसको सिंपलेस्ट रेशियो में है क्या ये, तो नहीं है, तो क्या करूँ, इसको डिवाइड दे दूँ। तो जैसे ही आप एफ को डिवाइड दोगे, देन एफ की वैल्यू आएगी, एफ ई नहीं, एफ ई है, सॉरी, एफ ई। एफ की वैल्यू 1 आई, क्योंकि इसको डिवाइड दिया 1.25 से, और इसको भी 1.25 से डिवाइड दिया, तो ऑक्सीजन की वैल्यू आई 1.46 समथिंग कुछ आई, विच इज अराउंड 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 1.5। ठीक है, यानी कि तो एफ ई और ओ ये क्या है, 3 बाय, स्टिल ये 1.5, 1 और 1.5 ये भी अभी तक सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 1 है और ये 1.5 है, यानी कि अब मैंने बोला था 1.5 को आप क्या बोलते हैं, 3/2। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है अभी भी। क्यों नहीं है, क्योंकि ये अभी फ्रैक्शन में आ गए, तो वापिस से अपन को इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 वो अपना मल्टीप्लाई हो गया, इसको 2 से किया, इसको भी 2 से किया, ये 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3। सर तो हाँ, अब सिंपलेस्ट फॉर्म में बन गया, भले ही ये कम था, मतलब ये 1 और 1.5 में था, ये कम था, लेकिन सिंपल रेशियो में नहीं था। मैंने ये चीज़ वहाँ पे बताई थी आपको, कहाँ पे बताई थी, कि होल नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, और वो होल नंबर नहीं थे। होल नंबर नहीं थे, तो फिर अपन ने क्या किया, वापिस से इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये होल नंबर बन गए, और यहाँ से अपना फॉर्मूला निकल के आ गया क्या सर, कि एफ ई तो अपने 2 है और ऑक्सीजन अपने 3 है, तो ये अपना सर क्या बन गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया। क्लियर है सर? हाँ सर क्लियर है। तो अब मुझे सर आप थोड़े से क्या करा दो, PYQ करवा दो सर। बिल्कुल करते हैं, बहुत आसान एकदम, कितना एक झटके में आप करोगे, देखना, वो भी आप बहुत इजीली, क्या आप ये करोगे तो और इजी हो जाएगी चीज़ें। अ कंपाउंड X कंटेन 32% ऑफ A, 20% ऑफ B एंड रिमेनिंग परसेंट ऑफ C, देन इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ X इज। कितना आसान है देखो, मैंने क्या बोला, 100 मतलब 100% होगा, ऑफकोर्स पूरा अगर मिला के 100% होगा, 100 ग्राम मान लो, और जितना जितना परसेंटेज दे रखा है उतना उतना ग्राम कर लो। ये सर, तो ए कितना दे रखा है सर, बी कितना दे रखा है, और सी कितना रखा है सर। ए दे रखा है अपन को, अ कंपाउंड एक्स कंटेन 32% ऑफ ए, सो ये 32 ग्राम लिख दूँ, इसमें कोई दिक्कत होगी, बिल्कुल नहीं। इधर 20 लिख दो, लिख दो। तो बाकी बचा क्या, बाकी बचा क्या, ए बी और सी ही है, तो बाकी बचा क्या, 100 में से इसको माइनस कर दो, और वो आएगा आपका 48 ग्राम। ये सब ग्राम में। सर जैसा कि आपने बताया कि मोल्स जो होते हैं, मुझे जो वो गिवन मास है, गिवन मास, अगर मैं उनके मोलर मास से डिवाइड कर दूं, मोलर मास से डिवाइड कर दूं, तो सर मेरे को मोल्स आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। तो सर मेरे को ए और बी और सी का मोलर मास क्या पता, तो इन्होंने दे रखा, देखो एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ए कितना है 64, बी का सर कितना दे रखा है 40, और सी का कितना दे रखा है 32। एक चीज़ यहाँ पे आपने नोटिस करी होगी, इसके नीचे पीछे यू लिखा है, और क्योंकि एटॉमिक मास बोला है, मोलर मास नहीं बोला है, बात एक ही है, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो मोल्स एटॉमिक मास से डिवाइड करो या किसी से भी करो तो वो आ जाते हैं। तो 32, 40 और 64 है, तो आप इससे अगर डिवाइड करते हैं तो इसका क्या आंसर आता है, ये 32 है 1/2, इससे क्या आंसर आता है 1/2, और इससे क्या आंसर आता है, ये कितना हो जाएगा यार, ये 32 और 8 और ये 12, ये वही, ये कितना हो जाएगा 6 एंड 4, 3 एंड 2, 3/2, तो ये हो गया क्या 3/2। अगर अब इसको सिंपलेस्ट रेशियो में निकालना है, तो आपको पता है ये कैसे सिंपलेस्ट रेशियो में निकलेगा। सर ये है तो छोटे छोटे, लेकिन अब
क्योंकि होल नंबर नहीं है तो इसको सिंपलेस्ट रेशियो में निकालने के लिए सर इसको आप कर दो क्या 2 से मल्टीप्लाई, और जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आ जाएगा सर 1, ये भी आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 3, और ये सबसे सिंपलेस्ट रेशियो में प्रेजेंट है, तो इसका सर फॉर्मूला बन जाएगा क्या, ए बी और सी 3। तो सर यहाँ पे कहीं आपको दिख रहा है, बिल्कुल सर दिख रहा है, ये फर्स्ट ही ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो कितना आसान है देखो, एक जेई का क्वेश्चन कर लेते हैं फिर उसके बाद में अपन बंद करेंगे। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 80% बाय वेट कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज। सर इतना हलवा क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं, ये कितना ईजी क्वेश्चन है हैं? क्या करें, क्वेश्चन इतना ईजी ही पूछता है जेई, बहुत बार ईजी पूछता है, कभी कभार पूछ लेता है ऊपर नीचे आ जाता है, लेकिन ईजी पूछता है। सर वही कर दूं क्या सर, 100 ग्राम में से जितना परसेंटेज दे रखा है उसको उतना उसके हिसाब से मान लो। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 80% बाय वेट कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। 80% बाय वेट बोला यानी कि 100 ग्राम में से 80 ग्राम किसका होगा, कार्बन का होगा, और 20 ग्राम रिमेनिंग बोला यानी कि 100 में से तो बचा क्या 20, वो हो गया हाइड्रोजन का। अगर सर मेरे को क्या करना था, वही गिवन था, गिवन मास इन्होंने दे दिया, तो मैं इसको सर इससे मास इससे डिवाइड कर दूं, इनके मोलर मास से एटॉमिक मास से डिवाइड कर दूं, तो अपना क्या आंसर आ जाएगा, मोल्स, और मोल्स को सिंपलेस्ट रेशियो में निकाल दूँ तो क्या आ जाएगा, अपना एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा, ये आएगा ये। तो ये तो हो गया एग्जैक्ट 2, और ये हो गया अराउंड, मैं निकाल देता हूँ। वैसे आपकी कैलकुलेशन शार्प होनी चाहिए बहुत। ये आ गया 6.66, क्या आ गया 6.66, ठीक है, और ये आ गया 20। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अभी 6.66 और 20। फिर अगर इसको डिवाइड देता हूँ तो इसको ऊपर अपन डिवाइड दें तो कितना आता है वो देख लेते हैं। 6.66 ये आ गया एग्जैक्ट, ये तो इसको सीधा डिवाइड दे रहे हैं 6.66 से, और इसको भी 6.66 से। तो अगर इनको डिवाइड देते हैं तो ये आता है 1 और ये आता है 3। जैसे ये 1 और ये 3 आ गया तो ये बोलना चाह रहा है सर कि कार्बन तो अपना 1 है और हाइड्रोजन अपने 3 है, तो आंसर क्या हो गया 2। सर इतना आसान, बिल्कुल इतना आसान है, बहुत आसान है। और इस कैलकुलेशन को अपन ऐसे अगर कैलकुलेटर के से ना करें और ऐसे ही करें तो देखते हैं कि 80 और 12 है ना, तो ये जाएगा किसके 4 से जाएगा 3 बार, और ये जाएगा कितना 20 बार। ठीक है ना यार, कितना आसान था, सॉरी अपन को फालतू ही कैलकुलेटर यूज़ किया। 20/3 और वहाँ पे क्या था 20। तो इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कैसे करोगे, तो ये 20 से 20 गया तो 1/3 और ये हो गया 1, एंड अगेन 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा क्या 1 एंड 3। फालतू ही कैलकुलेटर यूज़ करिए, इतना इजीली निकल जाता है। तो 1/3 इसका आंसर है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर लाइक वॉचिंग दिस वीडियो, और एंड तक देखा है तो आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपन स्टाइक्योमेट्री और वो सब देखेंगे, जो रिएक्शन के अंदर के मोल्स वगैरह, लिमिटिंग रीजन वगैरह वो सब क्या होते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आपका स्वागत है, बाय बाय।